फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार्ट। मैं शोभा सिंह लेकर आई हूँ स्पेशल क्लास जो कि होगी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट। तो ये क्लास स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसमें क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन के साथ आपको जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो भी बताया जाएगा। तो ये क्लास होगी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है अभी, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था चंदेल शासकों ने। खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कब हुआ था? अगर पूछा जाए कि खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कब हुआ था, ये 9वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। 9वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य में जो भी ऑप्शन आए 9वीं 10वीं, तो आप ऑप्शन पे टिक करना। तो 9वीं 10वीं शताब्दी के मध्य में किसने कराया इसका निर्माण? खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण अभी बताया था, चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया। और वर्तमान समय में यहाँ पर कहाँ पर स्थित है? तो खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन और ऑप्शन यहीं से बनते हैं। आंसर देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 9वीं व 10वीं शताब्दी के मध्य में हुआ, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, चंदेल शासकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया और वर्तमान समय में ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर में एक शिवलिंग भी स्थापित है। ये किस लिए फेमस है? खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किस लिए फेमस है? इस मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, राष्ट्रकूट वालों के बारे में बताया गया है। कैलाश मंदिर और दशावतार मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट शासनकाल में इसका निर्माण हुआ। कैलाश मंदिर और दशावतार मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ और इसका निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने। यहाँ से देखिए कई क्वेश्चन कई आंसर आपके निकल के आ रहे हैं इस पूरे पैराग्राफ से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे भी। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? चोलों का राज्य किस क्षेत्र तक फैला था, कहाँ तक फैला था, इसका विस्तार कहाँ तक था? तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, विजयनगर क्षेत्र तक था क्या? मालाबार तट तक था क्या? डोयल तक, कोरोमंडल तट व दक्कन के कुछ भाग तक? तो इसकी सही जानकारी हमें मिलेगी कि चोलों के विषय में प्रथम जानकारी पहले देखिए किससे मिलती है? पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी से हमें चोलों के विषय में प्रथम जानकारी मिलती है। और इसी विषय में और जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जो कि कात्यायन द्वारा लिखित वार्तिक से हमें जानकारी मिलती है। महाभारत जो वेद व्यास द्वारा लिखित था उससे भी हमें चोलों के विषय में जानकारी मिलती है। संगम साहित्य से हमें चोलों के विषय में जानकारी मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, और इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक अज्ञात है, उनके बारे में नहीं पता। तो इससे भी हमें चोलों के विषय में जानकारी मिलती है। और टोलमी के विवरण से भी हमें चोलों के विषय में जानकारी मिलती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं इसी के बारे में है कि चोल राज्य आधुनिक कावेरी नदी घाटी और कोरोमंडल तट तिरुचिरापल्ली तंजौर तक विस्तृत था। अभी मैंने देखिए आपको बताया था कि ऑप्शन इसमें से सही क्या रहेगा। ऑप्शन सही रहेगा कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक। कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक यह फैला हुआ है। आगे देखिए, ये कहाँ तक फैला हुआ है? तिरुचिरापल्ली तंजौर तक इसका विस्तार था। उसकी पहली राजधानी यानी कि चोलों की पहली राजधानी क्या? उत्तरी मंगलूर थी। कालांतर में औरैया एक जगह है तथा तंजावुर चोलों की राजधानियां बनी। औरैया, उत्तरी मंगलूर और तंजावुर चोलों की राजधानी बनी। चोल राजवंश का प्रारंभिक इतिहास संगम युग से प्रारंभ होता है। तो चोलों का राजवंश कहाँ से आरंभ होता है? संगम युग से इसका प्रारंभ होता है। पूर्व मध्यकाल में चोल सत्ता का संस्थापक कौन था? विजयालय था, और विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। अभी देखिए कौन था? उत्तरी मंगलूर, तंजावुर इसकी राजधानी थी। और अब विजयालय जब इस सत्ता का संस्थापक हुआ पूर्व मध्यकाल में, तो उसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। और विजयालय ने किसकी उपाधि धारण की? नरकेसरी की उपाधि धारण की। तो विजयालय ने किसकी
उपाधि धारण की नरकेसरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, या मदुरै भी, ये ऑप्शन में आएगा, मदुरई या मदुरै। देखिए, चालुक्य वंश के शासकों ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया। तो चालुक्य वंश के शासकों ने किस मंदिर का निर्माण कराया? मीनाक्षी मंदिर का, और जो कि कहाँ पर स्थित है? मदुरै में स्थित है। द्रविड़ शैली में निर्मित यह मंदिर किस शैली में निर्मित है? द्रविड़ शैली में यह निर्मित है, और इस मंदिर की श्रेष्ठ स्थापत्य में से एक है, और ये श्रेष्ठ मंदिरों में से एक माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या? मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है। किसने बनवाया? चालुक्य वंश के शासकों ने। कहाँ पर इसका निर्माण कराया गया? मदुरै में। और ये किस शैली में बना हुआ है? द्रविड़ शैली में। यह मंदिर स्थापत्य में से एक स्थापत्य कला मानी जाती है। तो नागर शैली में मंदिरों का निर्माण उत्तर भारत में हुआ। ये भी देख लीजिए, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, ये शैलियाँ हैं जो स्थापत्य कला की शैली है। अब देखिए, नागर शैली जो है वो उत्तर भारत में फेमस है, बेसर शैली मध्य भारत में इसका निर्माण माना गया है। मध्य भारत में इसका निर्माण बेसर शैली का, नागर शैली का उत्तर भारत में। आगे आगे आप समझते जाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा, सबसे पहली शाखा है सांख्य दर्शन, और इसके प्रतिपादक कौन है? कपिल। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल हैं, और सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई, इस बारे में बताया गया है। इसमें माना गया है कि जगत की उत्पत्ति ईश्वर ने नहीं की, ये प्रकृति की देन है, यानी कि ऑटोमेटिक ही बन गई है। ईश्वर ने किसी चीज़ को नहीं बनाया। तो ये बात हमें किससे पता चलती है? सांख्य दर्शन से। सांख्य क्या है? दर्शन है। इसके प्रतिपादक कौन है? कपिल है। और इसमें बताया गया कि जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई, बल्कि प्रकृति से इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में और बहुत ही विस्तार से बताया गया है। ये है दर्शन और यह है प्रतिपादक। ये दर्शन है, ये प्रतिपादक। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, वैशेषिक के कणाद, योग के पतंजलि, अभी आपको पता भी होगा पतंजलि योग के हैं। हमेशा ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि योग के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि हैं। न्याय के गौतम, वेदांत के बादरायण, और अभी सांख्य के कौन बताए थे? कपिल बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? ये तीनों को किसने जीता? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? सबसे पहले देखिए ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष, स्कंदगुप्त या विक्रमादित्य। आपको ये यहाँ पर भी नजर आ रहा होगा, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने ही एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, और किसकी मदद से की? कौटिल्य, चाणक्य की मदद से। कौटिल्य का ही नाम चाणक्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही इंसान के नाम हैं। तो किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, और किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से। चाणक्य ने अपनी नीति ऐसी लगाई कि उसके आधार पे उसने घनानंद को हराया, और घनानंद को हराने के बाद मौर्य वंश का स्थापना की, और चंद्रगुप्त मौर्य बन गए मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीतने वाले पहले शासक। और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करके यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सोपारा तथा सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। मतलब इनका साम्राज्य इतना फैला हुआ था। नेक्स्ट, 305 ईस्वी पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ। ये बहुत ही जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बताया हुआ है इसमें। 305 ईस्वी पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्य क्या हुआ? युद्ध हुआ, जिसमें संभवतः सेल्यूकस पराजित हुआ। सेल्यूकस हार गया, और जीत के कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे आगे आप पढ़ते जाओगे थ्योरी में, मैं आपको पढ़ाऊंगी थ्योरी में कि क्या हुआ था, युद्ध क्यों हुआ और क्या जीता, ये सब आपको पता चल जाएगा। आगे देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क, उनका राज्याभिषेक किस सन में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, किस सन में हुआ? 178 BC, 101 AD, 58 BC या 78 AD? पहले BC और AD समझ लीजिए। यह है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो कि ईस्वी पूर्व माना जाएगा, और AD यानी कि ईस्वी। मौर्यतल काल में विदेशी आक्रमणकारियों में कुषाण वंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यानी कि कुषाण वंश का महत्वपूर्ण स्थान था मौर्यतल काल में। और कुषाण वंश यूची कबीले से संबंधित था, जिसे तोरबारी भी कहा गया। यूची कबीले से संबंधित और तोरबारी इसको कहा जाता था। इनका मूल निवास स्थान उत्तरी मध्य एशिया में चीन के आसपास माना जाता है। आगे देखिए, कुषाण शासक कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि में अत्यंत विवाद है। अभी पता नहीं कि कब इनका राज्याभिषेक हुआ, लेकिन माना ऐसा जाता है कि राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ होगा, जिसको शक संवत कहा जाता है। शक संवत के आधार पर ही हमारा आज का कैलेंडर चल रहा है। यद्यपि ऐसा माना जाता है, तो सबको मान के इन्होंने शक संवत चलाया, तो तभी इनका राज्याभिषेक हुआ होगा। ऐसा माना जाए, इसी वर्ष उसने शक संवत भी चलाया, जो भारत सरकार द्वारा वर्तमान समय में प्रयोग में लाया जाने वाला कैलेंडर है। नेक्स्ट देखिए, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया, ये आपको मतलब सोचने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं कि स्तूप किसने बनवाए थे। स्तूप बनवाए थे अशोक द्वारा बनवाए गए स्तूप थे। सम्राट अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना उनके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, यानी कि पहले वो शासक बने और अपना राज्याभिषेक, यानी कि जो सिंहासन बैठ के मुकुट रखवाने वाला काम होता है, वो उन्होंने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध था उसके बाद कराया। राज्याभिषेक बाद में हुआ, पहले वो अपने सिंहासन बैठ गए। तो उस समय कलिंग पर नंदराज का शासन था। किस समय? जब इनका राज्याभिषेक हुआ। कलिंग की राजधानी धौली तथा तोसली बनाई गई थी। प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म में विश्वास करता था। स्टार्टिंग में तो ब्राह्मण धर्म में विश्वास करता था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद कोई ऐसी उनको मतलब नरसंहार देखा नहीं गया, जिसके कारण से उन्होंने धम्म अपना लिया, जो कि बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म में धम्म अपनाया, उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और ये ब्राह्मण धर्म में नहीं, बौद्ध धर्म में विश्वास करने लगे। अब देखिए आगे देखिए, कल्हन की राजतरंगिणी के अनुसार, अब देखिए कल्हन की क्या है, राजतरंगिणी, कल्हन द्वारा लिखित है। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक के इष्ट देव किसको माना गया? शिव थे, और ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। स्टार्टिंग में कलिंग युद्ध से पहले ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, और कलिंग युद्ध के बाद ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। बाद में ये बौद्ध भिक्षु मोगलीपुत्तिस के प्रभाव में आ गए। एक बौद्ध भिक्षु थे जो मोगलीपुत्तिस के प्रभाव में आ गए, और सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी के लघु शिलालेखों में वे स्तूपों का निर्माण अशोक और बौद्ध धर्म के रक्षक के रूप में प्रदर्शित करता है। यानी कि इन्होंने जो लघु शिलालेख स्तूप बनवाए, वो सारनाथ, सांची में बनवाए, और अशोक को बौद्ध धर्म का रक्षक बताया गया, और ये इसी चीज़ के लिए बताया गया कि इन्होंने बौद्ध धर्म की रक्षा की, और उन्हीं के नाम पे इन्होंने स्तूप बनवाए। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? ये सभी को मालूम होगा, सत्यमेव जयते लिया गया मुंडकोपनिषद। एक उपनिषद है, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। यह उपनिषद का एक ही भाग है, यानी कि सत्यमेव जयते उपनिषद का एक भाग है। सत्यम शिवम सुंदरम 3 वाक्य भी मुंडकोपनिषद से ही लिए गए हैं। अब देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम, ये 3 वर्ड जो है, ये 3 लिए गए हैं, ये कहाँ से लिए गए? मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। और सत्यमेव जयते भी मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसमें आपको याद रखने जैसी कोई बात नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते, ये सत्य सत्य से 2 वर्ड आ रहे हैं। सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम, दोनों ही किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। आगे देखिए, मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है, वो ऑप्शन के बारे में बता रहा है। भगवत गीता श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का एक संकलन है। भगवत गीता में क्या है? अभी मनुस्मृति के बारे में अभी मैं ऑप्शन की बात साथ साथ ही कर रही हूँ। ये ऑप्शन जो दिए गए हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? मनुस्मृति, और ये भगवत गीता, और ये है ऋग्वेद।
मुंडकोपनिषद के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते और सत्यम शिवम सुंदरम को लिया गया है। अब देखिए मनुस्मृति के बारे में भी सुन लीजिए। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है तो मनुस्मृति है। भगवत गीता क्या है, भगवत गीता में क्या है ये भी आपको मालूम ही होगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश दे रहे हैं वो है। और ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद। सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, भक्ति, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद या एकेश्वरवाद। तो इसको डिटेल में देख लीजिए। आंसर है श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य ने 11वीं शताब्दी में वेदों के परंपरा को भक्ति से जोड़ने का प्रयत्न किया। कब, 11वीं शताब्दी में वेदों की परंपरा को भक्ति से जोड़ने का प्रयत्न किया। इसी दर्शन को विशिष्ट अद्वैतवाद कहा गया। ये जो प्रक्रिया हुई कि 11वीं शताब्दी में जो वेदों की परंपरा को भक्ति से जोड़ने का जो प्रयत्न किया उसी को क्या कहा गया, अद्वैतवाद। और भक्ति पर आधारित लोकप्रिय आंदोलनों और वेदों पर आधारित उच्च वर्गीय आंदोलनों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम किसने किया, इसी ने किया, अद्वैतवाद में। तो ये द्वैतवाद लिखा हुआ है, इसको विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद कहा गया। तो इसका सही जवाब होगा रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, विशिष्ट अद्वैतवाद से। उन्होंने भक्ति पर आधारित लोकप्रिय आंदोलनों, वेदों पर आधारित उच्च वर्गीय आंदोलनों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम किया। नेक्स्ट देखिए, आगे भी इन्हीं के बारे में है। रामानुजाचार्य शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। तो रामानुजाचार्य शेषनाग के अवतार माने गए और ये अलवर भक्तों के शिष्य परंपरा में से थे। ये अलवर कौन थे, अलवर जो विष्णु के भक्त थे, और नैनार जो शिव के भक्त थे। यह मर्यादा के सबसे बड़े समर्थक थे। मर्यादा के जब इतने बड़े आचार्य तो मर्यादा के सबसे बड़े समर्थक थे। प्रमुख भक्ति संतों में रामानंद प्रमुख थे और इन भक्त संतों में सबसे ज़्यादा फेमस कौन थे, रामानंद थे, जिन्होंने द्वैतवाद मत के प्रवर्तक माधवाचार्य थे। और द्वैतवाद मत के प्रवर्तक कौन थे, माधवाचार्य, जिनके बारे में मैं आपको अब बता रही हूँ। देखिए प्रमुख मतों के प्रवर्तक इस प्रकार हैं। शुद्ध अद्वैतवाद मत जो वल्लभाचार्य इसके प्रवर्तक हैं, अद्वैतवाद मत शंकराचार्य, वरकरी संप्रदाय तुकाराम, धरकरी संप्रदाय रामदास, सनक संप्रदाय निम्बकाचार्य। और बाकी मैंने आपको बताए हैं, इनको याद कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में, इनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन किसका था। दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन जिसका उत्तम था, यानी कि सबसे बड़ा ग्राम प्रशासन किसका रहा, तो चेर का रहा, चालुक्य, चोल या वातापी। तो इसका सही जवाब होगा चोल साम्राज्य में ग्रामों की शासन व्यवस्था उच्च कोटि की थी। तो इसका सही जवाब है चोल। ग्राम तथा नगरों की सभाएं शासन की मूल इकाइयां थी। ग्राम और नगरों की जो सभाएं थी वो शासन की मूल इकाइयां थी। नाडु की प्रशासनिक सभाएं प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित होती थी। इस काल में स्थानीय स्वशासन में उर सभा तथा महासभा हुआ करती थी। बालिग सदस्य इसको निर्मित करते थे। गांव के सर्वसाधारण लोगों की यह प्रधान समिति थी। कौन सी समिति थी, गांव के सर्वसाधारण लोगों की प्रधान क्या थी, समिति थी। समिति उसका कार्य करती थी। आगे देखें, नगरम तीसरे प्रकार की सभा थी। नगरम तीसरे प्रकार की सभा थी। सभा, महासभा और गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा को क्या कहा गया, अग्रहार। सभा, महासभा, गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा थी जिसको अग्रहार कहा गया।
जो गाँव में होती थी महासभा को पेरुगुड़ी कहा जाता था। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी जो आपको कराए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ मैंने जो बताए हैं उसके बीच बीच में जो बताते रही हूँ कि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनको भी ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक्स करिए, कमेंट्स करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।